हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी आईक्यू में। आज हम चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। क्या नाम है? जल संसाधन। संसाधन यहाँ पे एक शब्द आया है, इसको पहले हमें समझना होगा कि संसाधन क्या है, जो कि हम पिछले क्लासों में अच्छे से संसाधन के बारे में समझ लिए थे, लेकिन फिर भी हम इसको एक लाइन में बता देते हैं आपको कि जिस किसी वस्तु का हमारे जीवन में अधिक महत्व हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह संसाधन कहलाता है। संसाधन ने 3 प्रकार के बताए थे। एक तो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा जो है मानव स्वयं संसाधन था। हमने 3 टर्म की बात की थी। और प्राकृतिक संसाधन जो कि जल है, जल जो है इसको हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जल है वो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, ना कि मानव द्वारा। अब जल क्या है? जल भी तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इस कारण इसको हम क्या कर सकते हैं? जल एक संसाधन कह सकते हैं। अब ये जल संसाधन किस प्रकार हमारी धरती पे मौजूद है, इनकी अवस्थिति क्या है, इनको हमें देखना होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी पे लगभग आधे से अधिक भाग जो है जल से ढका हुआ है। यानी कि जो 3/4 भाग है पृथ्वी का, वह जल से ढका हुआ है, और जो बचा 1/4 भाग वह क्या है? वह स्थल खंड है, यानी कि जो ठोस मिट्टी का गढ़ है, या फिर चट्टाने हम बोल सकते हैं, यानी कि ठोस भाग है। और बाकी जो 3/4 भाग है पृथ्वी पे, वह जल ही जल है। आप देखेंगे जैसे हमारी जो पृथ्वी है, तो हमने बताया कि अभी 3/4 भाग हुए वह किससे है? जल से ढका हुआ है। और जो हमारा बचा जो हमारा 1/4 भाग है वह ठोस भाग है, यानी कि जो स्थल खंड है। हमारी जो पृथ्वी पे लगभग अगर मान लेते हैं 100% जल है, ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारी पृथ्वी पे 100% जल है, तो इसमें से जो 97% है, 97 यानी कि जो 97% है, यह कहाँ पे? ओशियन में है। और जो बचा 3% वह जो है हमारे नदियों में, जो पर्वतों की ऊंची चोटियों पे जो बर्फ के रूप में जमा होता है, वह वहां पे है। और तालाबों में, झीलों में, इस प्रकार के क्षेत्रों में या फिर रिसोर्सेज में यह जल उपलब्ध है। यानी कि जो 97% जल है, यह पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये महासागर में स्थित है और यह लवणी है, यानी कि इसका जो स्वाद है वह क्या है? नमक की तरह सॉल्टी है। ठीक है, इस कारण इसका उपयोग ना तो हम पीने के लिए कर सकते हैं, ना ही कृषि के लिए कर सकते हैं, और ना जीव जंतु उसको पीने के लिए कर सकते हैं। इसलिए जो 3% बचा, इसी के द्वारा हम अपने जीविकोपार्जन करते हैं, यानी कि इसको हम पीने के लिए रूप में करते हैं। जीव जंतु अपने पीने के लिए यूज करते हैं, और जो कृषि कार्यों या फिर अन्य कार्यों के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब ये जो हम 3% जल यूज कर रहे हैं, ये अब ये सवाल उठता है, ये 3% जल खत्म नहीं होता है क्या? क्योंकि जो 97% बहुत ज्यादा है, और जो 3% बचा वह बहुत कम है। तो यह खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की धरातल पे जो जल उपलब्ध है, वह क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो सागर है या फिर नदी है या फिर समुद्र, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे जल उपस्थित है। जब हमारे पृथ्वी का, यानी पृथ्वी की सतह का, या फिर कह सकते हैं वातावरण का जो तापमान जब बढ़ता है, तो ये जो जल है, यह जल का भी तापमान बढ़ेगा। जल का तापमान बढ़ते ही यह गर्म होगा। गर्म होने के पश्चात यह इनका वाष्पीकरण होगा, यानी कि ये जो जल है वाष्पीकरण होकर ऊपर की तरफ उठेंगे। उठने के बाद ये क्या करते हैं? ऊपर की तरफ जाएंगे और ये संघनित होकर बादलों का निर्माण कर लेते हैं, या फिर मेघों का निर्माण कर लेते हैं। जब इनमें जो बादल होते हैं, इनमें जो जल अधिकता हो जाती है, जल की अधिकता हो जाती है, अब ये खुद को संभाल नहीं पाते हैं, तो ये वर्षा के रूप में नीचे धरातल पे आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो धरातल पे पानी गिरा, यह किसी न किसी सोर्सेज में चला जाएगा, यानी कि जैसे नदियों में चला जाएगा ढाल, यानी कि ऊंचे ढाल से लेके नीचे ढाल की तरफ ही तो जल प्रवाहित होता है। तो ऊंची ढलानों से नीचे ढलानों की तरफ जाएगा, या फिर नदियों में अपने जल को विसर्जित कर देगा, मतलब कि प्रवाहित हो जाएगा, या फिर ये जल जाके समुद्रों में चल जाएगा। पुनः जो समुद्र जो हुआ, अब ये समुद्र फिर से गर्म होगा, समुद्र का जल गर्म होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण करने के बाद ऊपर जाएगा,
और यह संघनित होकर बादलों का निर्माण करेगा। देन फिर उसके बाद वर्षा के रूप में धरती पे आएगा। तो यह चक्र चलता रहता है निरंतर। इसी चक्र को हम कहते हैं जलीय चक्र। क्या कहते हैं? जलीय चक्र। इस कारण यह जो जल है निरंतर हमारे पृथ्वी पे बना रहता है। और इस कारण को हम नवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो हम अपने उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम दुर्लभ संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि जो वस्तु हमारे लिए उपलब्ध तो है लेकिन उसको प्राप्त कर पाना कठिन है। इस कारण इसको हम दुर्लभ कहते हैं। ठीक है। अब एक यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि अभी जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विश्व के अनेक जो देश हैं वहाँ पे जल की संसाधनों की, यानी कि जो जल संसाधन है उनकी कमी महसूस की जा रही है, यानी कि वहाँ पे कमी है जल की। और ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 में लगभग 20 करोड़ लोग जल द्वारा नितांत की कमी झेलेंगे, यानी कि वे क्या करेंगे? जल की कमी से झेल रहे होंगे। अब 2025 लग गया है, अब देखा जाएगा कि क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं जल को लेकर। तो बाकी आगे हम देखते हैं। जल दुर्लभता और जल संसाधन एवं प्रबंधन की आवश्यकता है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पृथ्वी पे जल मौजूद है उसका हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उनका हमारे जीवन में महत्व है। तो जिस वस्तु का हमारे जीवन में महत्व है उनको संरक्षित भी करना हमारा कर्तव्य बनता है, ना केवल उनका उपयोग करना। जिस वस्तु की हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है उनको हमें संरक्षित करना होगा। लेकिन ये जो क्षेत्रों में अभी हमने बात की थी, इतनी जल की उपलब्धता होने के कारण भी कई क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है, कई क्षेत्रों में वहाँ पे जल की कमी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे मतलब कि जल की जो कमी होने के कारण कई समस्या, मतलब कि कई कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि आप जैसे कि मौसम परिवर्तन होता है, यानी कि जैसे कि अभी हमने बात किया यहाँ पे, जैसे कि गर्मी हुई, जैसे ठंडी से गर्मी की तरफ हम अग्रसित होते हैं। गर्मी में बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, यानी कि जो नदियां होती है वे छोटे छोटे जो तालाब होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। वहां पे जो वो जिस एरिया में तालाब सूखा वहां पे जल की कमी हो गई, वहां पे तो वहां पे सूखाग्रस्त क्षेत्र कर देंगे, क्योंकि जब जो भी स्रोत है, यानी कि जो जल वाला जो स्रोत है सूख जा रहा है तो वहां पे जल की कमी तो होगी। तो इस कारण वहां पे यानी कि मौसम एक अपनी अहम भूमिका निभाता है जल की कमी कारण। और उसके बाद हम देखते हैं अगर, तो दूसरा अन्य कारण क्या है? अति दोहन, यानी कि अगर हम बात करते हैं अति दोहन, ठीक है। जैसे कि अगर हम घर में देखते हैं, अगर हमें 1 गिलास जल की आवश्यकता होती है तो हम 3 गिलास नल को चलाते समय बर्बाद करते हैं, यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक उस जल का मतलब उपयोग करना चाहते हैं। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही उपयोग ना करके हम अधिक से अधिक जल को गिराते हैं। तो यह क्या हुआ? यहाँ पे अति दोहन हो रहा है जल का। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं असमान वितरण। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, अब हम मेघालय चले जाइए, अपने भारत में ही है मेघालय राज्य, जो कि नॉर्थ ईस्ट में यह स्टेट पड़ेगा। तो मेघालय जो राज्य है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। वही बात करते हैं, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कम वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। गर्मियों में ये अधिक होता है। तो यहाँ जो राजस्थान है मरुस्थल एरिया आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जल की हमेशा कमी हो जाती है। तो यह एक अहम भूमिका निभाता है जल की कमी के कारण होने का। ठीक है। अब तीसरा बात हम करते हैं, जल की कमी की कौन सी और अन्य बात हो सकती है? तो बढ़ती जनसंख्या। ठीक है। तो जो जल है, जल क्या भी हमने बताया जलीय चक्र, यानी कि जो नीचे से गर्म हो रहा, वाष्पीकरण हो रहा, ऊपर संघनित हो रहा है, वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, यही जल बार बार चक्रित हो रहा है। लेकिन इनमें यहाँ पे बढ़ाव नहीं हो रहा है कि बढ़ नहीं रहा, यही चक्रित होके वायुमंडल से सतह, पृथ्वी की सतह पे, फिर से वायुमंडल में इसी तरह चलता रहता है। लेकिन जो हमारी जनसंख्या है वह बढ़ रही है।
तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए जो जल है उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, तो इस कारण यहाँ पे हम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं अतिरिक्त सिंचाई की। लोग अधिक से अधिक सिंचाई कर रहे हैं ट्यूबवेल से, और यानी कि आवश्यकता से अधिक सिंचाई करते हैं। यानी कि जो अगर आप देखते हैं कि जब खेतों की सिंचाई होती है तो जो खेत जहाँ जिस एरिया में हमें सिंचाई करना होता है उस एरिया से बाहर भी पानी जा रहा होता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी पानी जा रहा है, तो नुकसान ही तो हो रहा है। जहाँ पे जिस चीज की आवश्यकता नहीं है अगर आपको दिया जाए तो वह आपके जीवन में क्या उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो सेम इसी प्रकार से यानी कि अति सिंचाई होने के कारण यहाँ पे जल की कमी देखी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि 1966 ईस्वी में जब हरित क्रांति हुई थी, तो जब हरित क्रांति हुई थी यानी कि यहाँ पे जो बीज होते हैं वे हाइब्रिड आए, और यहाँ पे पंजाब और जो हमारा पश्चिमी यूपी है, हरियाणा है, इन सब में खेती अधिक होने लगी, अधिक फसलों को उगाया जाने लगा। कुछ ऐसे भी फसल हैं जिनमें जिसको उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिस कारण यहाँ पे जो पंजाब वाला एरिया है यहाँ पे और भी हम स्टेट की बात कर सकते हैं जहाँ पे हरित क्रांति हुई, लेकिन पंजाब इसका ज्यादा उपयोग किया इस हरित क्रांति का, और यहाँ पे अधिक सिंचाई किया। अधिक सिंचाई करने की बात क्या होता है कि जो भौम जल है यानी कि जो नीचे वाला जो जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वह क्या हुआ उनमें कमी आने लगी। और आप देखेंगे कि अधिक सिंचाई करने के कारण भी वहां पे जो मिट्टी होती है उर्वर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि बार बार आप जल नीचे से निकाल रहे हैं, तो जो वहां पे लवणता है वहां पे हमारी जो धरती है यानी कि जो हमारी खेती है उनमें लवणता की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि सॉल्टी मिट्टी हो जाएगी। इस कारण वहां पे फसलों की जो हम फसल है अच्छे से नहीं उगा पाएंगे, या फिर उनकी जो उत्पादकता है वह कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये सब तो हमने आपको बता दिया, अब आगे हम देखते हैं। जैसे देखिए कि जब स्वतंत्रता की बात, एक मिनट, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो लोग शहरीकरण और औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योगों पर अधिक उद्योगों के विकास पे अधिक बल देने लगे। और मान लीजिए कि जब उद्योग अधिक विकास अधिक उद्योगों का अधिक विकास होगा तो उद्योगों का खासियत क्या है, तो वहां पे जल जो मशीन बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, तो जब मशीन वर्क करते हैं तो वे हीट भी होते हैं। अब इन मशीनों को ठंडा करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। यानी कि अब यहाँ पे जो जल आवश्यकता हो रही है तो हम क्या कौन से जल का यूज कर रहे हैं? समुद्रों का जल का यूज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें अलवड़ी जल है यानी कि जो 3% हमने अभी जल बताया, इसी जल का उपयोग तो हम कर रहे हैं। इसी जल का उपयोग पीने के लिए, हमें अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अब मशीनों की ठंडा करने के लिए उद्योगों में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अधिक से अधिक यहाँ पे उद्योगों में इस जल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जल की कमी होने का यानी इस पे जो जल संसाधन है इस पे दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, जो हम बिजली यूज करते हैं, जल विद्युत यानी कि जो जल से हम बिजली बनाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसी जल के द्वारा यानी कि जो अलवड़ीय जल है, इसी से हम बिजली उत्पन्न करके अपने जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो कि हम जिससे हमें अपने जो विद्युत की आवश्यकता होती है हम इन्हीं से विद्युत बनाते हैं। विद्युत कई प्रकार से बनते हैं, जैसे कि कोयला से, जल विद्युत से, ज्वार भाटी ऊर्जा से, और पवनों द्वारा यानी कि जो पवन चक्की चलती है उससे भी हम निर्मित करते हैं विद्युत को। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय जल विद्युत की, जो कि जल के द्वारा ही बनाया जाता है। और लगभग 22% जो भाग है यानी कि 22% जो जो विद्युत हम क्या क्या कर रहे हैं, जल से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे जल की क्या हो रही है, यहाँ पे भी तो जो हमारी अलवड़ी जो जल है, यहाँ पे इनकी आवश्यकताओं पूर्ति कर रहे हैं हम किससे, जल विद्युत बना के, यानी कि दूसरे रूप में हम इसको उपयोग कर रहे हैं। तो हमने बात किया अभी जल विद्युत के बारे में और उद्योगों के बारे में। अब हम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा संसाधन है, जल संसाधन, वह दुर्लभ है।
ठीक है। तो दुर्लभ होने के कारण जैसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, इनकी गुणवत्ता भी तो खराब हो रही है। अब इन गुणवत्ता को कैसे खराब हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक उद्योग खोला। उद्योग वहीं पे बेसिकली लगाए जाते हैं जहाँ पे नदियों का स्रोत होता है, यानी कि जहाँ पे जल अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो जल कहाँ पे उपलब्ध होंगे? नदियों के पास ही तो उपलब्ध हो सकते हैं अधिक मात्रा में। तो ऐसे स्थानों पे हमारा जो उद्योग है लगाया जाता है। अब हमने क्या बताया अभी कि मशीनों को ठंडा करने के लिए हम जल का यूज करते हैं, और जो भी हम उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण करते हैं वह क्या करते हैं कि वहां पे जो भी पदार्थ बना है, अपशिष्ट जो बचा, औद्योगिक जो कचरा है, रसायन है, कीटनाशक है, यह सब क्या करते हैं ले जाकर हम नदी में डिपोजिट कर देते हैं। अब ये जब रसायन, कीटनाशक और अपशिष्ट नदी में जब डिपोजिट किया जाएगा तो नदी का जल प्रदूषित तो होगा होगा ना ऐसे। तो प्रदूषित होगा, जो नदियों में जीव जंतु रहते हैं उनका जीवन भी संकट में आएगा। नदियों में जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति हैं उनके अंदर, वह भी प्रदूषित होगी, मतलब कि उनका भी जीवन संकट में आएगा। और वो इस नदी के द्वारा इस नदी का जो जल अपने जीवन में उपयोग कर रहा है वह भी तो इससे यहाँ पे उसको भी तो हानि पहुंचेगी। तो इस प्रकार हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार नदियों का जल दूषित कर रहे हैं, इनको बचाना होगा। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पे क्या करता है, उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि तक नियमित रूप से लगभग 55 लीटर, यानी कि प्रति व्यक्ति को 55 लीटर सेवा, यानी कि पीने के लिए उपलब्ध कराती है जल। ठीक है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे जल संसाधन की कमी हो जाती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे कि जो हमने जल यूज किया, अपने जीवन में जल को यूज किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उसको हम नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो जल मौजूद है, जो स्वच्छ है, इनको हमें बचाना होगा, और जो अस्वच्छ है उनको भी किसी तरह हमें स्वच्छीकरण की तरफ ले जाना होगा। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कई नदी परियोजनाएं स्टार्ट की गई, जिससे जल संसाधन को प्रबंधित किया जा सके। इसके लिए जो सरकार है बांध जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण करती है। यह जो बांध है यह वर्तमान में ही नहीं बल्कि यह प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए कैसे हम जो बांध का उपयोग हम प्राचीन समय से कर रहे हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी को बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। यह प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर चंद्रगुप्त के समय की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त ने भी क्या किया था, बृहद स्तर पे यानी कि बड़े पैमाने पे बांध का निर्माण किया था, झीलों का निर्माण किया था, और सिंचाई तंत्रों का भी निर्माण कराया था। वहीं कलिंग की बात करें जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेन्नूर कर्नाटक में, और कोल्लापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे भी अच्छी मात्रा में सिंचाई तंत्र मिले हैं। इसके बाद कुछ कृत्रिम झीलों का भी निर्माण किया गया था, और इल्तुतमिश ने हौज का निर्माण कराया था, जिससे कि वहां पे जो जल है उनको संरक्षित किया जा सके। यानी कि जो जल को संरक्षित करने के लिए प्राचीन विधियां हैं। अब भारत सरकार क्या कर रही है कि जो नदियों को जल को बचाने के लिए, यानी कि जो नदियों को जल को इकट्ठा करने के लिए या फिर उनको संरक्षित करने के लिए बांधों का निर्माण करती है। अब बांध क्या होता है? तो बांध बेसिकली वह होता है जिससे बहते जल को रोकने के लिए, उनको एक दिशा देने के लिए, उनके बहाव को एक दिशा देने के लिए एक खड़ी बाधा बनाई जाती है। कुछ इस प्रकार आप देखिए, ये जो पीछे जल दिख रहा है आपको, पीछे ये वाला जल, यह क्या कर रहा है, बीच में एक बाधा की तरह, एक दीवार की तरह बना दी गई है जो कि बाधक कर रही है, यानी कि रोक रही है उन जल को। और रोकने के बाद यहाँ पे बीच से यहाँ पे खोल दिया गया, और जो जल है धीरे धीरे इस रास्ते से हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि इनके बहाव को कम किया जा रहा है। यही होता है बाढ़।
ठीक है। अब बांध का उपयोग हम क्या करते हैं कि उनके जल को रोक कर धीरे धीरे उन रास्ते से, यानी कि जो रास्ता जल को छोड़ने के लिए बनाया गया, उन रास्ते से जल को छोड़ते हैं और इनकी जो गति होती है इनको कम कर दिया जाता है। अब इन बांधों का उपयोग हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं अपने जीवन में। तो जैसे कि सिंचाई के लिए कर सकते हैं जल का उपयोग, विद्युत निर्माण करने के लिए कर सकते हैं, घरेलू और औद्योगिक उपयोग कर सकते हैं, जल की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, यानी कि अगर ढेर सारे जो जल है एक साथ छोड़ दिए जाए तो बाढ़ आ जाएगा। लेकिन इन जल को क्रमशः छोड़ते हुए अगर हम इनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो बाढ़ जैसी समस्याएं का खतरा नहीं आएगा। और मनोरंजन के लिए भी हम करते हैं, आंतरिक नौ संचालन के लिए करते हैं, यानी कि नौकायान करने के लिए करते हैं, मछली पालन के लिए भी करते हैं और अन्य तरह से हम इसका जल का उपयोग करते हैं। और इसके लिए हम कई, हमारी जो भारत सरकार है, कई प्रकार की जो बाढ़ है उनको सॉरी जो बांध है उनको बनाया है। जैसे कि जो सतलज और ब्यास जो बेसिन है, यानी कि जो नदी है, इस पे भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई है, बांध बनाई है। ठीक है। जो जो हम यहाँ पे परियोजना बता रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है। तो सतलुज और ब्यास नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा कि जो हीराकुंड परियोजना है, यह महानदी के बेसिन पे बनाया गया है। ठीक है। इनका मुख्य कारण क्या था? जल संसाधन और जो बाढ़ नियंत्रण के लिए ये जो परियोजना बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बांधों के संदर्भ में एक सेंटेंस बोला था। उन्होंने कहा था कि जो बांध होते हैं वह आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाते हैं। उनका मानना था कि इससे, यानी कि जो बांध है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, औद्योगिकीकरण भी मजबूत होगा, यानी कि इनका विकास होगा, हमारी जो नगरीय अर्थव्यवस्था है यह भी विकसित होगी। किसके कारण? इन बांधों के कारण। इस कारण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद हमारी जो बांध हमने जो तो बना लिया, लेकिन इनमें भी कई समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि जो बांध है हमने बनाया, खड़ी ढाल दीवारें बना के उनको बाधक बना दिया, तो जो पीछे जल इकट्ठा हो रहा है, नदियों द्वारा जो जल आ रहा है, उनमें अवसाद भी तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जब ये अवसाद, जैसे कि मान लेते ये बांध है और पीछे जल ये है, ठीक है। अब ये जल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और जो अवसाद है, यह भी अवसाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या होते हैं, नीचे की तरफ तली में बढ़ जाते हैं। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि अवसाद ढेर सारे हो जाते हैं। ढेर सारे हो जाने के कारण यहाँ पे जो जल है, जल ग्रहण करने की क्षमता इनकी कम हो जाती है। ठीक है। तो कभी कभी जब जल का बहाव ढेर सारा हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है, तो यह बाढ़ के रूप में ऊपर से जल आने लगता है और यहाँ पे जो इस वाला जो एरिया है, यहाँ पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसका एक और अन्य मतलब कि हानिकारक इस प्रकार भी हो सकता है कि जो नदियों द्वारा जो जल है, अवसाद जो लाए जाते हैं, वह उर्वर होते हैं। जिस क्षेत्र में ये जाते हैं, निक्षेपित होते हैं, वहां पे उसकी मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब ये इधर ही रुक जा रहे हैं, अवसाद इधर ही रुक जा रहे हैं, तो इधर आने वाला जो अवसाद है, यहाँ पे अवसादों की कमी हो जाती है। इस कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है, ये वाला क्षेत्र, ये जो मिट्टी होती है अनुर्वर रह गई, यानी कि जो सारा उर्वरता है ये तो पीछे रह गया, अब यहाँ पर तो आ नहीं पाया। इस कारण यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिट्टी की उर्वरता है वह मतलब कि उसकी निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि क्षय हो रहा है, उर्वरता इसको प्राप्त नहीं हो रही है। इस कारण इसकी हम एक जोखिम के रूप में इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाएं बनाई गई, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन भी किए गए थे और यहाँ पे टिहरी बाढ़ आंदोलन जैसे किए गए थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, एक कोई स्टेट है, मान लेते हैं गुजरात है, मान लेते हैं हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा से जो नदी होके गुजर रही है, मान लेते हैं ऐसी नदी गुजर रही है। अब इस पे हरियाणा सरकार ने इस पे बांध बनवा दिया और बांध के द्वारा इस जल को रोक दिया, ठीक है।
अब ये क्या कर रही है कि यहाँ पे जल इकट्ठा हो रहा है, जल आते जा रहा है, आते जा रहा है और यहाँ पे जल बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक समस्या ऐसी है कि जल बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये बाँध टूट जाएगा और टूटने के कारण ये जो क्षेत्र है, एरिया है, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी और जो लोग हैं डूबने लगेंगे, यानी कि जो चीज़ है मतलब कि जो भी जनधन की हानि हो सकती है। ये सब देखते हुए यहाँ की यानी कि जो हरियाणा की सरकार है इस जल को छोड़ देती है। इस जल को छोड़ देती है। अब ये जल क्या हुआ, आगे की तरफ मूव किया बहुत तेजी से और तेजी से मूव करने के कारण और जो आगे वाला स्टेट पड़ता है, अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। यानी कि यहाँ पे हरियाणा सरकार ने बिना कुछ सूचना के इस जल को छोड़ देता है अपनी स्टेट को बचाने के लिए, और जो आगे वाला स्टेट है वहां पे यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ की समस्या आ जाती है। इस कारण यहाँ पे विवाद बन जाता है। अब जिस क्षेत्र का एरिया, जिस स्टेट का एरिया डूबेगा वह विवाद तो जरूर करेगी, ऐसा मान ऐसे ऐसा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बिना बताए कोई अगर जल को अधिक मात्रा में जल को छोड़ देता है तो एरिया डूब ही तो जाएगा। लेकिन अगर गर्मियों के समय ऐसी हम बात करते हैं, ये बरसात का समय है, ठीक है। अगर गर्मियों के समय बात करते हैं कि जो जल यहाँ पे हरियाणा सरकार ने बनाई थी, ठीक है, अब यहाँ पे जल की कमी हो गई है, अब जल थोड़ा है और अपने क्षेत्र में इस जल का उपयोग कर रही है कौन? हरियाणा सरकार, ठीक है। हरियाणा सरकार इस जल का उपयोग कर रही है। अब जल की कमी है, अब आगे वाला जो स्टेट है इसको भी तो जल की आवश्यकता है, बिल्कुल है। लेकिन अब ये जो स्टेट है ये स्टेट इस हरियाणा वाले सरकार से ये मांग कर रही है कि आप थोड़ा जल को छोड़िए ताकि हमारे स्टेट के जो लोग हैं, जो जनता है, वह भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके इस जल से। लेकिन अब ये जो सरकार है इस जल को नहीं छोड़ रही, अपने ही एरिया वाले को जल को दे रही है। फिर भी यहाँ पे विवाद का कारण बन जाता है कि अरे भाई, जो जो नदियां ये जो जा रही है इससे तो दोनों यानी कि इस क्षेत्र में जो पड़ने वाले जो स्टेट है इन सबको भी तो लाभ होना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं सोच रही है। तो यहाँ पे विवाद का कारण बन जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि जो कावेरी नदी है और गोदावरी नदी है, यह बहुत पहले से विवाद का कारण बनी हुई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि जो कृष्णा गोदावरी नदी का जो विवाद है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर और जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बना के जल की दिशा को परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार है यह क्या कर रही है, जो बांध द्वारा जो जल निष्कासित हो रहे हैं उनकी दिशा को परिवर्तित कर देती है। इस कारण जो कर्नाटक सरकार है और आंध्र प्रदेश सरकार है यह विवाद उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी तो जल की आवश्यकता होगी। इनके इनके जो एरिया की जो इन स्टेट की जो जनता लोग हैं इनको भी तो जल की आवश्यकता होगी कृषि करने के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इन सब के पशुओं के लिए, यानी कि जो पशुपालन कर रहे हैं उनको इनके लिए भी तो जल की आवश्यकता होगी। इस कारण यहाँ पे ये सरकार इनमें विवाद हो जाता है और ये विवाद प्राचीन समय से चलता आ रहा है और अभी भी ये विवाद समाप्त नहीं हुआ है। तो यह जो विवाद उत्पन्न होता है इनको अंतरराज्यीय विवाद कहते हैं। इन प्रकार से कई अन्य भी एरिया है मतलब अपने भारत में जहाँ पे ऐसे विवाद उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं जो हमारी जो बांध होते हैं, अब बांध में ढेर सारे जल को इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे ये बांध है और पीछे की तरह यहाँ पे जल को इकट्ठा किया जा रहा है। तो जब जल की अधिक मात्रा हो जाएगी तो क्या करेगी, जो सतह है उस पर दबाव डालेगी। जब दबाव डालेगी तो यहाँ पे जो सतह है वो कंपन करने लगेगी, यानी कि यहाँ पे भूकंप की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पे इसकी एक और चुनौती बन जाती है। हमने अभी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जल यहाँ पे जो जल इकट्ठा हो रहा है इससे जनित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं और जो फसलों में कीटाणु जनित बीमारी जैसे प्रदूषण जैसी भी समस्याएं फैल जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक मैप दिया है, इसको हमें देखना होगा कि कहाँ पे कौन सा नदी कहाँ किस तरफ से बह रही है, मतलब कि उसका लोकेशन क्या है, किस नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है, कौन सा परियोजनाएं बनाई गई हैं, इसको हमें देखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सिंधु नदी है और सिंध की सहायक नदी झेलम, चिनाब और ब्यास और रावी ऐसी नदियां हैं, 5 नदियां हैं। और यहाँ पे जो सतलुज नदी है वह
क्या करती है कि जो सिंधु नदी है इसमें डायरेक्ट जाके मिलती है, अपने जल को विसर्जित करती है और सबसे बड़ी नदी है इन सहायक नदियों में से। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट जाके अपने जल को सिंधु नदी में विसर्जित करती है, तो उसका आंसर होगा सतलुज नदी। इसके बाद यहाँ पे भाखड़ा नांगल और ब्यास नदी है, ठीक है। इस पे यहाँ पे ब्यास नदी और जो सतलुज नदी है इस पे एक परियोजना बनाई गई थी, जो कि अभी हमने पिछले पार्टों में बताया गया, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद टिहरी यहाँ पे परियोजना है। यहाँ तिब्बत से अब होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और यहाँ पे जाके बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। और वर्तमान समय की अगर बात करें 2025 की, तो जो चीन है, चीन यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे भारत में प्रवेश करती है, यानी कि जो ये सीमा बनती है, यहाँ पे चीन क्या कर रहा है, बांध बनाने की परियोजनाएं स्टार्ट अपना कर दिया है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बांध बनाने के लिए। अब भारत को यहाँ पे एक चेतावनी मिल रही है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे चीन यहाँ पे बांध बनाता है तो क्या करेगा कि बाद गर्मी का दिन होगा तो वह जल को एकत्रित करके रोक देगा, यहाँ पे जल की कमी हो जाएगी। जो हमारे भारत के स्टेट है, पूर्वी स्टेट, यहाँ पे जल की कमी हो जाएगी। और मान लीजिए कि कभी जल की अधिकता हो गई और बिना बताए चीन क्या करता है, जल को छोड़ देता है, तो ये जो एरिया है वहाँ पे तबाही मच जाएगी बाढ़ आने के कारण। तो ये सब समस्याएं हैं जो बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है भारत की। इस कारण इन परियोजनाओं को भारत को रोकना होगा, जो कि चीन द्वारा बनाने के लिए अभी जिक्र किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर और चंबल नदी पे जो कि बनाया गया है इसको। और इसके अलावा यहाँ पे शारदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, इस सब नदियां जा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। यहाँ पे हीराकुंड बांध बनाया गया जो कि नदी पे बनाया गया है, जो हमने पिछले पार्टों में इसको बात किया था। उसके बाद यहाँ पे नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी, इन पे कोयना बांध बनाया गया है, इस पे कृष्णा नदी पे। इसी की तरह कई अन्य यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं, इसको देख लेना होगा आपको, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमने जल की आवश्यकताओं को देखा है, जल कैसे लोग प्रदूषित करते हैं इनको हमने देखा, और जल को कैसे संरक्षित किया जाता है या फिर हम जल के उपयोग तो कर रहे हैं। बांधों को हमने बताया कि बांधों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करते हैं। उसके बाद बाढ़ से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसको हमने देखा। और इसके बाद अब आता है जो वर्षा जल है, इनको संग्रहित कैसे किया जाता है, किस विधियों द्वारा किया जाता है, तो ये हम कल चर्चा करेंगे इस पे। और आज की वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू।